अच्छा, बंगाल में एक वोटर जो पकड़े गए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से जो बताऊंगा। एक वोटर हैं, वो पकड़े गए बंगाल में। ईसी ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके 400 बच्चे हैं। सर मत पकड़िए, सुनिए सुनिए। एक वोटर पकड़े गए, उनके 390 बच्चे। एक को पकड़ा जो वोटर मिले, जब उनकी जांच की गई तो फिर पता लगा उनके 310 बच्चे हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बंगाल में मिली, ये तो आप हंसेंगे भी और सर भी माथा भी पीटेंगे। 64 साल के बुजुर्ग, 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। 64 साल के बुजुर्ग, उनके 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। मतलब बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कितना जरूरी है, उसमें मतलब वो 5 साल की उम्र में पिता बन गए थे, बाप बन गए थे। इस हिसाब से 10 से ज्यादा लोग ऐसे, 10 से ज्यादा ऐसे वोटर मिले जो एक सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं, लेकिन वो सिंगल हैं। सिंगल सीनियर सिटीजन 10 नहीं 17 है, सॉरी 17 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिन्होंने पिता की कैटेगरी में जिनका नाम लिखा है। जब उनसे पता किया, जब जांच हुई, तो वो सीनियर सिटीजन और वो सिंगल हैं। सुनवाई में पता चला कि साहब कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस तरह की। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए, ये फिर ये बीजेपी नेताओं का सर्वर फाड़ा जा रहा है। ये देखिए आप, अब सवाल ये, ममता एसआईआर नहीं होने देंगी। सीधा सा सवाल, ममता एसआईआर नहीं होने देंगी। बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण एसआईआर नहीं हो पाएगा। क्या बंगाल में सोची समझी हिंसा के जरिए, एक प्लान्ड अराजक व्यवहार के जरिए एसआईआर को रोका जा रहा है कि ना एसआईआर ना हो जाए? 64 साल का बुजुर्ग है, 2 बच्चे हैं। 64 साल के बुजुर्ग का 60 साल का बच्चा, 59 साल के 2 बच्चे। क्या बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है तभी से लगातार एसआईआर विरोध हिंसा की लगातार खबरें आ रही है? अभी कल भी एसआईआर को लेकर मुर्शिदाबाद में, आसनसोल में, ईस्ट बर्धमान में, बीरभूम समेत कई जिलों में जबरदस्त हिंसा हुई। अब देखिए, मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पीटा, सर वगैरह भी फाड़ दिया। और इसमें जो है टीएमसी के कई लोग शामिल हैं। पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, कई लोग हैं। और सोमन मंडल की गाड़ी पर जो अटैक हुआ, अब हाँ ये देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ता सर से खून निकल रहा है इनके। फॉर्म 7 लेकर टीएमसी के लोग भाग गए, उसको जला दिया। पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है ये सब कुछ। पुलिस की मौजूदगी में पीटा। टीएमसी का आरोप था साहब कि बीजेपी कार्यकर्ता 27,000 लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म लेकर आए थे। इसके बाद टीएमसी सपोर्टर्स ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से फॉर्म 7 छीन लिया, उसमें आग लगा दी। अच्छा ये देखिए आप, फॉर्म 7 में आग लगा दी। पश्चिमी वर्धमान जिले में भी हुआ। बीजेपी का आरोप है साहब कि टीएमसी समर्थकों ने बीडीओ ऑफिस घेर कर, वो लोग खड़े थे, जैसे ही वो फॉर्म 7 लेकर बीडीओ ऑफिस के घुसने लगे, ये देखिए, फिर वहां एसडीओ दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर भी अटैक कर दिया। यहां भी हिंसा पुलिस की मौजूदगी में हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अब राष्ट्रपति शासन ही लास्ट ऑप्शन है क्या? बिना राष्ट्रपति शासन के एसआईआर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या ये निकाला जाए, ममता राज में एसआईआर पॉसिबल नहीं है क्या? सीधा सा सवाल। आसनसोल में निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में फॉर्म 7 जमा करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बीरभूम में तो आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता को टीएमसी दफ्तर में ले जाकर पीटा गया है। ये एसआईआर फॉर्म जला रहे हैं, फॉर्म 7। किसको बचा रहे हैं साहब? ये फॉर्म 7 जलाए जा रहे हैं। इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसमें कुछ नोटिस दिए गए हैं, जिसमें मोहम्मद शमी कह रहे हैं मुझे भी मिला है, मैं आया हूं भाई, मेरे बात अपनी रखी, प्रॉब्लम क्या है? यहां पर एक आरएसएस के कार्यकर्ता को टीएमसी दफ्तर में ले जाकर बुरी तरह पीटने का आरोप, क्योंकि रिंतु पाल नाम का आरएसएस कार्यकर्ता ये एसआईआर का समर्थन कर रहा था। अब एसआईआर का समर्थन जानलेवा भी हो गया बंगाल में। 5 दिन पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी की गई। बीडीओ ऑफिस में एसआईआर में रखे गए फॉर्म जला दिए गए। अब ये सवाल समझिए कि क्यों नहीं हो सकता बंगाल में एसआईआर? बंगाल हमारे देश का, हमारा बंगाल, भारत का हिस्सा बंगाल, क्यों नहीं हो सकता साहब? अब हिंसा की यह घटना है पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में जबरदस्त गड़बड़ियों को छिपाने के लिए है क्या? ये सवाल मैं आज पूछूंगा, क्योंकि बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां हैं, सारा माथा पकड़ लेंगे सरकार। चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया है। ईसी के मुताबिक, ईसी के एफिडेविट के मुताबिक, सुनिए जो मैं शुरुआत में बता रहा था, एक वोटर, एक व्यक्ति, 400 बच्चे,
389 टू बी प्रिसाइज, 389। पश्चिम बंगाल के आसनसोल का ये व्यक्ति, 389 लोगों ने इसको अपना पिता बता दिया। हावड़ा में एक व्यक्ति मिला, 310 वोटर्स का पिता। मतलब वोटर एक, बच्चे अनेक। अनेक भी कितने? 300, 400। पश्चिम बंगाल में 7 ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें 100 से ज्यादा लोगों ने अपना पिता बता दिया है। 8610 ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब सुनिए, अभी कुछ भी नहीं है, 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें 6 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। 2 लाख, करीबन 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब कहीं कहीं तो पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 से 5 साल का अंतर है। मैं फिर से बताऊंगा, 65 साल के व्यक्ति के बेटे की उम्र 60 साल, 64 साल के बुजुर्ग 2 बच्चे, एक की उम्र 60 साल, एक की उम्र 59 साल। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खुद को 5, 6, 10, 50, 100 से ज्यादा वोटर्स के पिता बताने वाले लोग स्वाभाविक नहीं लगते हैं। अब हो सकता है 400 बच्चे हों, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है उसकी ड्यूटी है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है और ये नॉर्मल नहीं लगता है, इसकी जांच जरूरी है। इसलिए पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ लोगों को एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इनकी पकड़ी गई है। उम्र को लेकर, नाम में गलती, फैमिली रिलेशंस में कुछ गलतियां, वो पकड़ी गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा, इस बात की जांच जरूरी है कि कहीं ये फर्जी या गलत मैपिंग तो नहीं की गई। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, इसमें NHFS का जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने बताया, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, कि भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, मतलब 2 से 3 बच्चे परिवार। बंगाल में मामला ये संख्या 50 से लेकर 400 तक पहुंच गई है। औसत परिवार का साइज, भारत में औसत परिवार 19 से 21 के बीच का सर्वे NHFS, 4.4 का आकार, मतलब परिवार में औसतन 2 से 3 बच्चे। पैन इंडिया, बंगाल में यह आंकड़ा एसआईआर के जरिए जो लिस्ट आ रही है उसमें 50 से 400। जिन वोटर्स के एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तार्किक विसंगतियां पकड़ी गई हैं उनके नाम पब्लिश किए जाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खत्म करने की बात नहीं कर रही, एसआईआर विरोधी हिंसा रोकने की बात नहीं कर रही, लेकिन वो खुद ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिससे सिर्फ चुनाव आयोग के साथ साथ इंडियन आर्मी भी निशाने पर आ गई। अब ये सुनिए, ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोधी राजनीति के लिए भारतीय सेना को लपेटते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सेना भी एसआईआर का साथ दे रही है। सेना, इंडियन आर्मी, और सेना के कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। भारतीय सेना पर ममता बनर्जी के इस अटैक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लिया भी गया। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की, यह खबर शायद संभवतः आप तक नहीं पहुंची होगी, ये बहुत बड़ी खबर है। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ से पहले प्रधानमंत्री जोड़ चुके हैं। आज उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया। आज मोदी ने कहा साहब कि घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। एक बार बयानों को सुनिए, किसने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर हम आगे की बात करेंगे। सुनाइए एक बार। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा। Our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody.
and Constitution, you are the guardian of the Constitution. You are nobody super than you. देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा। आज ऐसे लोगों को बेनकाब किया मोहम्मद शमी ने। जो लोग कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर जो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मोहम्मद शमी भी उसी तरह से कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए ईसी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। जहाँ पे आपका वोट है आपको जाना चाहिए, और एसआईआर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपको कोई काम दे रही है। मैं कहता हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है, आपको आना चाहिए, आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको वोट बनवाना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लाइव हैं प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना अंसार रजा, अंसार जी बहुत बहुत स्वागत आपका। करण वर्मा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी का पक्ष रखेंगे। लेकिन मेरा सवाल प्रदीप आज आपसे है, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, दीदी नहीं कराने देंगे एसआईआर, सीधी सी बात है। वहाँ बीजेपी नेताओं के सर फट रहे हैं, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है उन लोगों को, फॉर्म 7 जला दिए गए हैं। ममता नहीं होने देंगे एसआईआर, नहीं हो पाएगा आप लोगों से। देखिए अमन जी, एसआईआर तो पूर्ण रूप से होकर रहेगा, और हम ये सब एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं। और जहां जहां फॉर्म 7 को जलाया गया है, या ये तृणमूल कांग्रेस का नेता आता है, एक बंदूक पास में रखता है और चुरचुरा हुगली के अंदर जो एफआईआर के फॉर्म को फाड़ देता है, ये सब एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, और हम इलेक्शन कमीशन के सामने इन सभी एविडेंसेस को रखेंगे। बंदूक वाला क्या दिखाया और उसके बाद में हमें पता है कि ये बंदूक आप वाला कुछ कह रहे थे, मेरी आपकी आवाज नहीं आई। क्या ये कह रहे हैं बंदूक वाला क्या दिखा रहे हैं आप? टीएमसी के लोग बंदूक लेकर, बंदूक क्या बताया, मैं सुन नहीं पाया था ढंग से। अगर आप देखेंगे, हाँ। ये आसित मजुमदार है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जब आता है, इसके असित मजुमदार यहाँ पे आता है, इसके साथ तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं फॉर्म को लेते हैं। इसके पास कई लोगों के पास बंदूक रहती है, एक बंदूक रहती है, और ये फॉर्म को फाड़ देता है। आप कह रहे हैं टीएमसी के लोग बंदूक लेकर पहुंचे थे? हम ये सब एविडेंस देखिए, कई जगह तृणमूल कांग्रेस के नेता इस तरीके से भी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी हमारी रिपोर्ट आ रही है। आप ये दावा कर रहे हैं टीएमसी के लोग बंदूक लेकर पहुंचे थे? एसआईआर रुकने के लिए राफेल लेकर घूम रहा है टीएमसी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता राफेल लेकर घूम रहा है टीएमसी का, भले वो बंदूक हो गया, भले वो कट्टा हो गया, या भले राफेल है, मीग है, धमकाने का प्रयास हो जहाज गया। लेकर घूम रहा है। जो पाकिस्तान में डाला था वही तृणमूल कांग्रेस का आदमी लेकर घूम रहा है। जहाज ही दिखेगा, छोटा बात क्यों कर रहे हैं? जहाज ही दिखेगा, और बड़ा कीजिए, जहाज ही दिखेगा। छोटा क्यों? क्योंकि जब तुमको जहाज इसीलिए दिखेगा क्योंकि तुम्हारी खुद की वोटर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। क्यों छोटा एक बंदूक दिखा के तुम्हारे वोटर बंदूक ले रहे हैं, बड़ा कुछ बोलिए। तुम्हारे वोटर बंदूक लेकर घूम रहे हैं, तुम्हारे लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं, वोटर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके भाई, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, ऐसे बातें नहीं करनी। अब बंदूक है, रफाल है, टीएमसी वाले कह रहे हैं रफाल थी वो, प्रदीप भाई कह रहे हैं कि बंदूक थी। बंदूक रफाल का पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तो की है सोमनाथ जी आज टीएमसी के लोगों ने। मैंने नाम भी बताए हैं, सांसद हैं, कई नेता हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ सोमनाथ जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बंदूक है, रफाल है, पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तो आप लोगों ने आज की है। फॉर्म 7 जला दिए, बीजेपी नेता का सर फाड़ दिया, और ये लोग, आप लोगों ने फुल गुंडागर्दी की है। और टीएमसी नेताओं के नाम भी मैंने बताया, आप कहें तो रिपीट कर दूं। पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, ये लोग पहुंचे, फॉर्म 7 जला दिया, और ये सब कुछ हुआ। ये लोग आप लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो चल रही है। अब इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्या सर? जी सोमनाथ जी बोलिए अब आप। हाँ, और अपनी टर्न पर बोले तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, आप एक बार भी नहीं बोला है। आज तमलुक में बीजेपी का एक लीडर को अरेस्ट किया है पुलिस ने, और 7 दिन का पीसी लिया है, क्योंकि वो 343 आदमी का फॉर्म 7 लेकर जमा देने के लिए जा रहा था, जो लोग जिंदा है। वहां पर पकड़ के पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया, कोर्ट उसको आज 7 दिन का पीसी लिया है। ये बात एक बार भी नहीं बोला। जिंदा लोगों को, जो लोग जिंदा है, जो लोग उन लोगों को अपोजिशन है, उन लोगों का 7 फॉर्म लेकर वो लोग जमा देने के लिए जा रहा है। तो क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? आप जिंदा है, यहाँ पर हम लोग का जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, उन लोगों का 7 फॉर्म फिलअप करके। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत बिहेव करिए। आप लोग दोनों सीनियर लोग हैं, अपनी टर्न पर बोलेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं, वही ठीक है ना? हाँ प्रदीप जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक मिनट, मैंने जी सोमनाथ जी, अगर बीजेपी इस तरह का कुछ खेल कर रही
आप लोग कोर्ट में जाएं, शिकायत करें। ये देखिए, ये सर फाड़ देना, गुंडागर्दी करना, फॉर्म 7 जला देना, एसडीओ ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करना। जी सोमनाथ जी बोलिए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये सब नहीं किया। नहीं किया, जो किया आम पब्लिक ने, आम पब्लिक, पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान रहा था, लेकिन एक बात नहीं दिखा सकते हैं ये सब। मैं बता रहा हूँ आम आदमी कर रहा है। क्यों? अगर अच्छा, आम लोगों ने क्या इन पर एफआईआर की? आप लोगों ने किसको? जिन लोगों ने ये सब किया, हंगामा, तोड़फोड़। उसको अरेस्ट किया ना। एक मिनट सोमनाथ जी, एक मिनट सोमनाथ जी आराम से। आप कह रहे हैं ये आपके लोग नहीं है जिन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, बीजेपी नेताओं का सर्वर फाड़ा, फॉर्म 7 जलाए। आप लोग आम लोग हैं। इन आम लोगों की पहचान करके इन पर एफआईआर की आप लोगों ने? नहीं किया। क्यों? यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप लोग इसके पीछे हैं। अमन जी, आप अगर आपका साथ ऐसा होता, आप जिंदा है, बीजेपी वाले ने आपको फॉर्म 7 में दिखा रहा है, आप मर गया है, आपका नाम वोटर लिस्ट से माइनस होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप इनके खिलाफ कोर्ट जाइए, जिन्होंने हिंसा, गुंडागर्दी, आगजनी, एसडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की। सोमनाथ जी, आपने उनके खिलाफ एफआईआर की या आप करा रहे थे ये सब? करते थे अमन जी, आप क्या करते थे? उसको बुला के खाना पीना खाओ, इसके बाद घर जाओ, यही कहते थे क्या? आम आदमी का गुस्सा कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को? नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आम आदमी का गुस्सा है, सर्वर फाड़ दिया, क्या करे, क्या दिक्कत हो गई? सर्वर फाड़ दिया, आग जला दी, फॉर्म 7 जला दिए। ये सब नाटक है, बीजेपी वाले का नाटक है। खून दिख रहा है भाई, वो महिला का खून दिख रहा है सर से। खून दिखा रहे हैं, वो टीचर है, खून भी नाटक है। वो केचप लगाई होगी जैसे वो रफाल बता दिया आपने। पुलिस में गया, किसी को अरेस्ट कराया, किसी का एफआईआर किया। बस एक टेक है इसमें। अब प्रदीप जी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, चलिए हो गया। सोमनाथ जी मैं आपकी बात से समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। बट आपने एक चीज बोली, जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, अराजकता हुई, ये आम लोगों का गुस्सा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे कैसा भी गुस्सा हो, कैसा भी गुस्सा हो, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। एसडीओ ऑफिस में, आप एसडीओ ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करेंगे। और जो आदमी को जिंदा रहने का बाद भी जिसको बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी, अब आप बोलेंगे। अब ठीक है, जमा दे रहा है, ठीक है, उसका कितना गुस्सा आएगा? चलिए ठीक है प्रदीप भंडारी। गुस्सा आ रहा है सर, मुझे तो इस बात का गुस्सा आया, 64 साल के बुजुर्ग के 60 साल का बच्चा दिखा दिया आप लोगों ने। 64 साल के बुजुर्ग का 60 साल का आज गुस्सा आ रहा होगा बीजेपी को लेकर। आज गुस्सा आ रहा होगा उस बेचारे सीनियर सिटीजन को जो सिंगल हैं और उनके आपने 17 बच्चे दिखा दिए। उनको गुस्सा आ रहा होगा, साहब मैं तो सिंगल हूं और मैं बुजुर्ग हूं, मेरे 17 बच्चे। उनको गुस्सा आ रहा होगा। अब प्रदीप भंडारी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद। एक एक करके सर, सोमनाथ जी एक एक करके प्लीज। प्रदीप भंडारी, फॉर्म 7 का काम क्या होता है? फॉर्म 7 किसी भी डेड वोटर है उसको हटाने की बात हो, कोई शिफ्टेड वोटर हो उसको हटाने की बात हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री हो उसको हटाने की बात हो। मतलब अलग अलग जगह फॉर्म 7 से विरोध अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करने से ये स्पष्ट होता है कि वो फॉर्म 7 से इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके नाम पे कई घुसपैठियों के वोट बनाए और ये फर्जी वोट वोटर लिस्ट से हटेंगे, जिससे ममता बनर्जी के शासन को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इनको दिक्कत है। इन्होंने कहा कि ये आम जनता का विरोध है। तृणमूल कांग्रेस के करंट एमएलए, फॉर्मर नहीं, असीत मजुमदार जो चुरचुरा असेंबली से आता है, इसके प्रेजेंस के अंदर ये तृणमूल कांग्रेस के वर्कर फॉर्म को फाड़ते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं 1-2 घटनाएं, अगर आप देखें फरक्का के अंदर, चकुलिया के अंदर, छटना के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर, हर जगह ऐसा हो रहा है और इसका संज्ञान अब तो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बेसिक अधिकार है फॉर्म 7, इसका विरोध करके ममता बनर्जी तो स्पष्ट कर रही है कि वो घुसपैठियों को बचा रही है, पर इससे होने कुछ नहीं वाला है क्योंकि हर एविडेंस हमने कलेक्ट किया है। कड़वी बात है के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका संज्ञान ले और इस पे कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है प्रदीप जी, कड़वी बात है। राष्ट्रपति शासन ही शायद लास्ट ऑप्शन है और ममता दीदी जो है ना, वो नहीं, वो जो उनके खुद के बयान है वो नहीं होने देंगे एसआईआर, और वो हो भी नहीं सकता है जो हाल है। वो अधिकारी अपनी जान को हथेली पर रखकर थोड़ी ना फॉर्म 7 जाएगा भरने और ये सब करने, वो मरने के लिए थोड़ी ना है बंगाल में। वो आप लोगों को देखना होगा भाई, आप लोगों को करना होगा व्यवस्था। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगा सर, एक एक करके। अब मैं एक बार करण जी यहाँ पर ऑथर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला और मौलाना अंसार रजा। पहले करण, मैं आपका एक कमेंट लूंगा, फिर मैं अंसार रजा जी, तहसीन और अनुराग आपके पास आऊंगा। करण, नहीं हो पाएगा ना? ऑनेस्टली हमको देखना चाहिए, ये हाल रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दिक्कत की बात यह है कि देखिए क्या होता है ना, हौसले बुलंद होते गए ममता बनर्जी के। हमने 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस देखी। ये जितने टीएमसी के समर्थक आते थे कहते थे सब झूठ है, ये संघीय एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आज उसमें एक कन्विक्शन हो गई रफीकुल इस्लाम टीएमसी का लीडर, Yes. जिसने एक बच्ची के साथ क्या हरकत करी थी। इन्हें शर्म नहीं आती, बड़ी सीधी सी बात है। और इसमें गलती प्रदीप भाई की भी है, हमारे बीजेपी की भी है। क्यों नहीं इसको 256 आर्टिकल 256 के तहत आपने क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दी? मैं मानता हूं आप कब तक एक्सपोज करोगे प्रदीप जी इनको? ये एक्सपोज खड़े हुए हैं, मुर्शिदाबाद में खुली वायलेंस इन्होंने करी। Yes. इनका महबूब आलम को कोर्ट ने नेम किया, ये कोर्ट को क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है इनका कुणाल घोष, कहता होगा कोर्ट भाड़ में जाए हमारी बला से। जस्टिस पारदीवाला कह के थक गए, 38 साल में मैंने ऐसा कोई राज्य नहीं देखा जहां इस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा हो। पर हमारी वही बात है, बीजेपी ने देखती रही, पोस्ट पोल वायलेंस एक उठे गई होके गई, पंचायत पोल में अमन जी प्री पोल वायलेंस, मिडिल पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक कह रहे हैं आप। 20,000 सीटें अनकंटेस्टेड चली गई। बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी क्यों नहीं 256 के अंदर केंद्र में जिम्मेदारी आप लोगों की है भाई। केस भाई बनाए आप लोगों की है, बीजेपी के नेता मर रहे हैं, बीजेपी के लोगों पर हमले हो रहे हैं, सर फट रहे हैं। 10 सेकंड ही लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सिर्फ 10 सेकंड ही लीजिएगा प्रदीप जी, क्योंकि अंसार रजा जी 10 सेकंड लीजिएगा, बोलिए जी। 10 अंसार जी 10 सेकंड। हाँ प्लीज। करण भाई ने कहा कि 2021 की बात करी जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। उसके बाद में 16,000 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाला गया है। 59 केसेस सीबीआई के चले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। इसीलिए अमन जी, अगर आपकी रिसर्च टीम को आप बोलेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा उठा के देखें तो वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस की घटना जैसे 21 में हुई थी उसके कंपैरेटिव में 80-90% कम हुई। और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान मैं के तो अंदर इतना है। जानता हूं, आज जिन लोगों ने उपद्रव किया, और हमें उम्मीद है आज जिन लोगों ने आगजनी की, इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। मैं तो एक चीज मानता हूं, आज जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने हिंसा की, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने अराजकता फैलाई, फॉर्म 7 जलाए, सर फाड़ा, गुंडागर्दी की, उन पर एक पर भी कोई एफआईआर नहीं हुई है बंगाल में, नहीं हुई है। और वो सोमनाथ जी यहां पर कह रहे हैं क्यों करे, लोगों का गुस्सा है। ये होता है हिंसा को जस्टिफाई करना कि आप आइए सड़कों पर बवाल काटिए। और सीएम खुद किचन में बर्तनों का शायद जिक्र कर चुके हैं कि किचन में बर्तन। अक्टूबर 2025 में, पिछले वर्ष ही, क्या बोला 3 महीने पहले, क्या बोला था? उन्होंने कहा था महिलाओं से कहिए बर्तन चोखा जो भी अंदर मिले वो लेकर आए बाहर लड़ने के लिए। और बीएसएफ वालों से कहो हमारे पे नजर ना रखे, बीएसएफ वालों के बारे में इस तरह की बात। चलिए अब मैं अंसार रजा के पास जा रहा हूं। अंसार जी, मोहम्मद शमी भी, आपको भी लगता है कि ये जिस तरह के हिंसा, आगजनी, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, या फिर ममता का कंसर्न सही है, उनके वोट बैंक को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए? मौलाना अंसार रजा। अनुराग जी आ रहा हूं और तहसीन आ रहा हूं। अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात कह दूं कि जो लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे सेंट्रल एजेंसी करे चाहे लोकल एजेंसी करे, लेकिन कानून में सरकारी काम में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ अमन जी। जी प्लीज़। जब बिहार का चुनाव था उससे पहले भी मैंने ये बात कही थी और ममता दीदी से मैंने गुजारिश की थी कि ममता जी अपने प्रदेश पर नज़र रखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है, कि मैंने ये जुमला कहा था। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून कोई अपना हाथ में न ले, जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो हो रही है उसको होने दीजिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ, प्रदीप भंडारी जी से कहना चाहता हूँ कि प्रदीप भंडारी जी थोड़ा सा अब जो है आपको सब्र करना चाहिए। सत्ता बहुत हो चुकी हैं, बहुत ज़माने से आप लोग राज करते चले आ रहे हैं। इतना ज़्यादा साधु संतों के साथ जो अन्याय आप लोग कर रहे हो या आम जनता के साथ कर रहे हो, अब ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद में हमने देखा है शंकराचार्य जैसे मोहतरम लोगों को, जिनके कदमों की वजह से जो है बहुत सारे लोग ठहर जाते थे उनके गुजरने से, आज उनके साथ आपकी सरकारें क्या हासिल कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। और वही हाल आप बंगाल में करना चाहते हैं। आपने एक प्लानिंग के साथ, अमन जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मुझे पता है आपको बहुत उबाल आ रहा होगा मेरी बात सुन करके, मैं जानता हूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि 6 तारीख को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी जाती है और 7 तारीख को बागेश्वर वहां गीता पाठ करते हैं। मतलब ये 6 महीने पहले की प्लानिंग थी कि एक मुसलमान को मस्जिद की बुनियाद रखवाएंगे हम, और दूसरी जगह बाबा बागेश्वर को हम जाकर के वहां कथा करवाएंगे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप कथा करवाइए, कोई बुराई नहीं, घुसपैठियों को भगाइए, कोई बुराई नहीं,
लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल में इस कदर मजबूत है कि वहां कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी 50 के अंदर फिर सिमट करके आ जाएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं। अंसार रजा जी, मेरे को उबाल आए ना आए, आपकी बात से कुछ लोग आज जरूर खुश होंगे, वो 400 बच्चे वाले, जिनके 400 बच्चे आए हैं, जिनके 310 आए हैं, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, क्योंकि आप जी सुनिए ना अंसार रजा जी, देखिए ना पॉसिबल है क्या, देखिए ना, इसलिए बिल्कुल इसीलिए यही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यही वोट चोरी है जो ईसी ने पकड़ ली बंगाल में। अंसार रजा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अंसार रजा, काशी में नहीं देखा, अंसार रजा, जिनके बाप नहीं है तो गुरु ने अपना नाम अंसार रजा, एग्जैक्टली शिष्य हो गए उनके। अंसार रजा, मुझे एक चीज बताइए, मैं अंसार रजा एक चीज बताइए, आप जो कह रहे हैं ये जमीयत क्यों घुस रही है इसमें? आपकी जानकारी के लिए, जमीयत भी विरोध प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी बंगाल में एसआईआर के खिलाफ। जमीयत क्यों घुस रही है? क्यों घुस रही है ये जमीयत का प्रवक्ता बताएगा, लेकिन आरएसएस क्यों घुस रही है ये आपको बताना चाहिए। बताएगी। अरे फिर बीजेपी बताएगी। फिर सवाल है, चुनाव है। अब ये देखिए, आरएसएस क्यों घुस रही है? अब देखिए, अब आरएसएस क्यों घुस रही है तो आप बताएंगे। जमीयत क्यों घुस रही है? जमीयत का क्या काम इसमें? क्यों छोड़ दूं मैं जमीयत को? ये तो भड़काने उकसाने वाला खेल हुआ ना फिर, ये भड़काने उकसाने वाला खेल हुआ ना फिर। एनजीओ बगैर रजिस्ट्रेशन का एनजीओ कलकत्ते में जाकर के चुनाव लड़वाएगा, अनुराग पश्चिम बंगाल में वहां राष्ट्रपति की बातें करेगा। ये चुनावी देशभक्त जितने हैं जी, ये चुनावी देशभक्त चुनाव आते ही देशभक्त बन जाते हैं। चलिए तहसीन नहीं, देखिए जो भी देशभक्त होगा वो तो नहीं चाहेगा कि ऐसे वोटर हमारी वोटर लिस्ट में हो और हमारे देश का चुनाव कोई घुसपैठिया जो है वो यहाँ पर वोट करेगा। तो फिर वही तो हो रहा है बंगाल में प्रभु, और हो क्या रहा है? आपको दिक्कत क्या है? फिर होने दीजिए ना, बीजेपी आए ना आए, हारे जीते, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? घुसपैठिए तो नहीं होने चाहिए ना सर देश में। नहीं, घुसपैठिए तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, घुसपैठिए नहीं होने, अरे हमें नहीं फर्क पड़ता ना, घुसपैठिए नहीं होने चाहिए। तहसीन पूनावाला, आप लोगों ने भी एजिटेशन किया आज, बीजेपी को फर्क पड़ता है। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी ने भी एजिटेशन किया आज बंगाल में, जगह जगह फॉर्म 7 के सबमिशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी एजिटेशन किया, क्योंकि राहुल गांधी तो वोट चोरी की बात करते हैं और ये सबसे बड़ी वोट चोरी तो बंगाल में इसी ने पकड़ ली। और हिंसा से बचेगा लोकतंत्र या वोट चोरी से बचेगा लोकतंत्र? तहसीन पूनावाला, लोकतंत्र बचेगा जब हम हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन अपना काम करे। मैं 2 चीज अपनी बात संक्षेप में खत्म करूंगा। बार बार घुसपैठियों की बात हो रही है, घुसपैठियों का कोई लेना देना नहीं इस मामले से। फॉर एग्जाम्पल 80,000 घुसपैठिए कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बाहर निकाले, मजबूत मोदी जी की सरकार ने 5,000 कुल मिला के 11 साल में घुसपैठिए बाहर निकाले। अगर घुसपैठियों का बात होता तो बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले, उनको अब तक क्यों बाहर नहीं निकाला? आदरणीय गृह मंत्री, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका ही चैनल देखता हूं, जब भी गए बिहार में चुनाव के लिए घुसपैठिया पूल कितने गिरे वो नहीं बताए, लेकिन घुसपैठिए कितने बाहर निकाले उसका कोई डेटा भाजपा के पास नहीं। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर घुसपैठियों का बिजनेस भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। डेटा बताता है, सब कुछ बताता है। अगर आपको घुसपैठियों पे एक्शन करना है, सब लोग खत्म कर दीजिए, निकालिए इन लोगों को, लात मार के देश से बाहर निकालना चाहिए। कुंडली मारकर बैठे हमारे देश में, हमारे लोगों का एसआईआर बिहार में हुआ, इनको लात मारकर निकालना चाहिए आज घुसपैठियों को। नहीं तहसीन भाई, एसआईआर मैं मांगता हूं लात मारते निकालिए। 80,000 मनमोहन सिंह जी लात मारते निकाले, 5,000 मोदी जी ने। अब मैं और एक चीज अपडेट से अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे लगा कि घुसपैठे इसलिए भारत में ज्यादा आते हो गए क्योंकि ममता जी की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल एजेंसी से। फिर मुझे पता चला कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ज्यादा बड़ा बॉर्डर फेंस बनाया बंगाल के साथ, मोदी जी की कम बनाए। इसके बाद पता चला लैंड एक्विजिशन का कोई मामला है, तो मैंने 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल पढ़ा और पता चला अगर बॉर्डर के लिए जमीन चाहिए और 2 मीटिंग के बाद अगर राज्य की सरकार जमीन नहीं लेती, केंद्र की सरकार दे सकती है। अभी मैं एक लास्ट चौंकाने वाली चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। मणिपुर में जो डबल इंजन की सरकार है, त्रिपुरा में जो डबल इंजन की सरकार है और नागालैंड में सरकार है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि केंद्र की सरकार को अब बॉर्डर के लिए जमीन नहीं देगी। मुझे वेस्ट बंगाल सरकार का रेजोल्यूशन बताइए मुझे कोई रेजोल्यूशन। खुद करते हैं और दूसरों का नाम खराब करते हैं। इसलिए कर्नाटक में लोकल बॉडी में आप लोग बैलेट पर आ गए। एक बार अनुराग बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं प्रदीप आपके पास आऊंगा, क्योंकि अनुराग के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाया। घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं। अरे तो घुसपैठियों से नहीं, उसका एसआईआर से लेना देना है, उसका ईवीएम को आउट करने से लेना देना है, उस पर बैलेट अरे बैलेट से लेना देना है ना भाई। बैलेट लूट हमने नहीं देखी क्या? लोकल बॉडी इलेक्शंस में बैलेट का इस्तेमाल, बैलेट पर लौट कर आए ना आप लोग कर्नाटक में लोकल बॉडी इलेक्शंस में। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे हुए बैलेट पे,
कुछ बैलेट पे हुए, कुछ ईवीएम पे हुए। तो बैलेट कॉर्पोरेशन की नहीं। अरे जब आपको ईवीएम से वोट चोरी का डर लगता है तो बैलेट में तो पूरे बूथ लूट लिए जाते हैं, उससे नहीं डर लगता था आप लोगों को? वापस बैलगाड़ी में लौटना नहीं है। अनुराग भदौरिया आप बोलेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं प्रदीप आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, ये दादागिरी, दीदी की दादागिरी सही लग रही है आपको या उनके नेताओं की? जी अनुराग भदौरिया। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 30 सेकंड अपनी बात कहूंगा, फिर 30 सेकंड में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सही बोला, दादागिरी शब्द से मुझे याद आया कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो अन्याय हुआ संत समाज के साथ, जिस तरह से उनको घसीट के, उनके शिष्यों को, संत को घसीट के वहां से भगाया गया, क्या इस देश के अंदर में संत समाज का इतना अपमान होगा और सरकार चुपचाप देखती रही, कोई बोलने वाला नहीं है? ये संत समाज की बात करने वाले लोग, संत समाज के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी लोग खड़े हैं। आज उनके साथ अपमान, जब उनका सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या मांग रहे थे? आपको स्नान करना, साधु संत स्नान करना मांग रहा था। बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। 80 उम्र के एक संत को किस तरह से पीटा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको, 80 साल के संत को। मतलब संत समाज का सम्मान नहीं होगा। और वो वहां पे क्या, और वहां पे बैठे वो समाजवादी पार्टी का देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी पर कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है, ये साबित करें। इतिहास में पहली बार पूछा जा रहा है शंकराचार्य। अरे मान लिया शंकराचार्य नहीं है, संत तो है, संत का सम्मान नहीं करेंगे? टीम को बोलूं, उन्होंने टॉपिक ही नहीं बताया आपको। रुकिए, मैं फोन कर रहा हूं गेस्ट टीम को, टॉपिक ही नहीं बताया। अरे मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, नहीं मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। अरे तेज जी, टॉपिक नहीं बताया था क्या? आपने लिए बोलूंगा। अरे रुकिए, मैं अपनी गेस्ट टीम को बोल दूंगा अभी। आपको टॉपिक बताया, फिर बोला था हेलो 30 आपको टॉपिक नहीं बताया क्या? 30 सेकंड मैंने बोला था, हेलो सुन लो 30 सेकंड। अरे तेज जी, ये टॉपिक नहीं बताया था क्या अनुराग भदौरिया को? टॉपिक पे आ गए। टॉपिक नहीं बताया था क्या? आप ऐसे फिर नत करा करिए ना। सनातन का जब अपमान होता है, समाजवादी आवाज, गलती मिसकम्युनिकेशन है कुछ, वो टॉपिक बताया था आपको। टॉपिक अपनी बात कह लो, हो गया आपका नाटक हो गया। हम तो सनातनी लोग हैं, इसलिए सनातन की आवाज उठानी थी। 30 अरे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, इतना बड़ा ढकोसला। मेरा मुंह खुलवाएंगे आप लोग। और अयोध्या में समाजवादी जीती है, बोलो जोर से जय। संतों को पिटवाने वाले, उनकी जांच कराने वाले, आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले, आचरण को जो अपनाता है, सुनिए आप ज्यादा मत बताइए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन की बात कर रहे हैं। आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक। अब मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है? मुद्दे हैं नहीं। जब बिहार में चुनाव था घुसपैठिए याद आए, कितने निकले? 390। झारखंड में चुनाव था घुसपैठिए याद आए, अभी तक कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव आए घुसपैठिए याद आए। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए इन्होंने डिटेंशन सेंटर भी बना दिया था। कितने डिटेंशन सेंटर में आपने घुसपैठिए बैठा दिए बताइए? SIR तो हो गया ऑलमोस्ट। कितने आपने वहां पे पकड़ लिए? एक भी नहीं। मतलब घुसपैठिए अगर आए भी हैं तो आप निकाले क्यों नहीं? बॉर्डर तो आपके कब्जे में है भाई, BSP आपके साथ नहीं, यहाँ पे BSF आपके साथ है, तो एंट्री कैसे हो रही है? अनुराग, कैसे एंट्री हो रही है बताइए? समझ गया। उस डिटेंशन पर बिहार पर जनादेश आ गया, बिहार के लोगों ने उस पर वोट दे दिया। जनादेश आना अलग बात है। अरे तो बिहार, अरे ये क्या बात हुई भाई? देश की जनता वोट दे रही है, बिहार का जनादेश आया ना, जीत गया बिहार का जनादेश आया ना। अरे गुंडागर्दी पर आप तो बोलिए मत, गुंडागर्दी पर आप लोग तो बोलिए मत। आपके नेता बोलते हैं रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है, फिर मैं टॉपिक बदल दूंगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। गलत बात कर रहे हैं आप, जीतना आधार नहीं होता। अब बस प्रदीप भंडारी बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अनुराग, फिर मैं टॉपिक में भी बदल दूंगा। आपके जो है नेता बोलते हैं इंटरनेट के लिए रेप जिम्मेदार है। SIR पे बोल दिया, आपके नेता बोलते हैं इंटरनेट के लिए रेप जिम्मेदार है। और सुनिए रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है। वो भावनाएं आ जाती हैं इंटरनेट देखने से, इस चक्कर में वो रोक नहीं पाते। लड़कों से गलती पार्ट 2 छोड़ दीजिए, वरना मैं टॉपिक बदल दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रदीप भंडारी, ऑडियो बंद, एक एक करके। प्रदीप भंडारी, अब आप बोलिए। उनके 2 सवाल हैं, पहले सवाल उनके 2 सवाल अनुराग के। बॉर्डर आपका 2 सवाल, टॉपिक नहीं बदलूंगा मैं, ऑडियो बंद नहीं। प्रदीप भंडारी 2 सवाल है। बॉर्डर आपका घुस कैसे रहे हैं? नंबर 2, मनमोहन सरकार में 80,000 निकाले, आपने निकाले 5,000। ये 2 सवाल है अनुराग भदौरिया के। मनमोहन सरकार ने निकाले 80,000, आपने निकाले 5,000। दे रहे थे, पर ये भूल गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को बंगाल की सरकार से जवाब मांगा कि अभी तक आपने केंद्र को जमीन क्यों नहीं दी फेंसिंग के लिए। तो मेरे भाई, जो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सब जुडिस होता है, उसके अंदर ये सब नहीं चलता। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। तीसरी चीज, जिन्होंने 70 सालों में करोड़ों घुसपैठियों को देश के अंदर घुसाया, आज उनको बड़ी चिंता हो गई। अगर ऐसी चिंता है तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का
एक ट्वीट या एक पब्लिक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो घुसपैठियों के खिलाफ हो और एसआईआर के समर्थन में हो। एक नहीं है इनका, क्योंकि इनको पता है कि एसआईआर के होने से घुसपैठिए हटेंगे। और भैया अगर दिक्कत हो रही होती, प्रदीप लफाजी नहीं, टॉपिक पे रहेंगे। प्रदीप तुम्हारा वोट बैंक लाइन लगा के जो तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया, इनके सवाल, एक मिनट, अरे प्रदीप आवाज आ रही है, ऑडियो आ रही है, प्रदीप रुकिए, प्रदीप तो ऑटोमेटिकली जो घुसपैठिया जिसने भाई, इनको थोड़ा, प्रदीप का मैसेज भी आया था, ऑडियो डिले है, ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप, सीधा सा सवाल जो तहसीन ने पूछा, अनुराग ने पूछा, मनमोहन सरकार में निकले 80,000, आप लोगों ने निकाले 5,000, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अनुराग ने पूछा बॉर्डर आपके, तो फिर घुस कैसे रहे हैं? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए ना भाई, विपक्ष के भी सवाल है, पूछे जाने चाहिए। ठीक, अब इस पर बोलिए अमन जी, फिर मैं आ रहा हूं करना। पहली बात अमन जी, हाँ जी, जो 600 किलोमीटर की भूमि है ना, जो बंगाल की सरकार ने दी नहीं है, वहीं से हो रहे हैं, दिलवा दो, कल परसों रोका जाएगा। असम से रोके जा रहे हैं, असम से कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा है, असम से घुसपैठिए वापस भेजे जा रहे हैं, त्रिपुरा से वापस भेजे जा रहे हैं, अरे दिल्ली तक से वापस भेजे जा रहे हैं जो कांग्रेस ने बचा है। कल ममता बनर्जी 600 किलोमीटर दे दे, हम फेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे, और अगर एक घुसपैठिया घुसे तो बता देना। दूसरी बात, इन्होंने बोला हजारों की, बिल्कुल हम विपक्ष में थे, हम घुसपैठिया बचाओ आंदोलन नहीं निकालते थे, घुसपैठिया बचाओ रैली नहीं निकालते थे। जब से ये विपक्ष के अंदर आए तब से घुसपैठिया बचाओ संरक्षण करना प्रयास कर रहे हैं। हम घुसपैठियों को पकड़ते हैं, आधार कार्ड तृणमूल कांग्रेस बनाता है, हम घुसपैठियों को पकड़ते हैं, आधार कार्ड कांग्रेस पार्टी बनाती है। जहां जहां इनकी राज्य की सरकार है वहीं पे घुसपैठिया बचाओ रैकेट चला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हो गया जवाब। ये है सोमनाथ जी, अब आप बोलेंगे, उसके बाद मैं एक बार करण आपके, क्योंकि उनका जवाब लेना जरूरी है। सोमनाथ जी, मैं आपका नाम लूं तब बोलेंगे शायद, तो सर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वरना है ना, क्योंकि आप बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे, फिर आपका चेहरा ऐसे दिखेगा, ऑडियो जाएगा नहीं। अपनी अपनी टर्न पर सर। प्रदीप ने बोला कि फेंसिंग के लिए आप लोग जमीन नहीं देते हैं, जो अभी प्रदीप ने, ये अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था, 600 किलोमीटर फेंसिंग के लिए आप लोग देते नहीं है, इस वजह से घुसपैठ होती है। तो आप लोगों का वोट बैंक घुसपैठ आयातित है, विदेशी वोट बैंक है, ये सवाल था। सोमनाथ जी, अब आप बोलिए, तहसीन आ रहा हूं, करान आ रहा हूं, अपनी अपनी टर्न पर। नहीं, मैं अमन, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं जी। ममता बनर्जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए खतरा है। बंगाल देश का हिस्सा है, जो देश के लिए खतरा है, देश को बचाने के लिए उसका अगेंस्ट कोई स्टेप लेना चाहिए। प्लस 10 साल से वही बात सुन रहा हूं, ममता बनर्जी जो घुसपैठी के वोट से जीत रहा है, ममता बनर्जी देश के लिए खतरा है क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो देश के लिए खतरा है उसको अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना, देश में जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है, उसको तो उसका अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति से शासन जारी करो, नहीं तो उसको अरेस्ट करो, नहीं तो कुछ तो करो यार, क्योंकि देश का क्वेश्चन है ना, ये देश का क्वेश्चन है। जब देश खतरे में है तो देश के लिए जो खतरा है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको कैसे भी करके जेल का अंदर रहना चाहिए था। लेकिन बीजेपी वाले ने ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। सर आपका क्या है, वोट चाहिए सोमनाथ जी? वो नाखून कटा के शहीद होने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोग वो होना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं, ये तो बात सही वो नहीं है ना कि ये लोग सिर्फ एक ही बात नहीं हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग गया, ये लोग सिर्फ डेफिनेटली करो ना भाई, करो ना। देश के लिए खतरा है ना, बंगाल गवर्नमेंट देश के लिए खतरा है, तो खतरा है तो उसको ये मुझे बताइए, घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हाँ या ना? खतरा है तो खतरा, लेकिन इधर घुसपैठी है ही नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, घुसपैठी ही नहीं है ये। अरे आप बिहार में था, बिहार इलेक्शन में मोदी जी ने ही बोला था, देखिए यूपी इलेक्शन में भी ऐसे ही बोला था, जहां पर भी इलेक्शन। सोमनाथ जी, आपकी इस बात पर वाकई में इतनी हंसी आ रही है यहाँ पर सबको। आप कह रहे हैं बंगाल में घुसपैठिया नहीं, जब एसआईआर शुरू हुआ बॉर्डर पर लाइन लगी हुई थी देश छोड़ने के लिए, वो भाग रहे थे सारे, वो सारे भाग रहे थे, सारे घुसपैठिए। इसका मतलब कितना इजी है, एक बार बांग्लादेश जाओ, फिर इंडिया आओ, फिर इंडिया से बांग्लादेश जाओ, बीएसएफ वाले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो वो भागने के लिए क्यों थे बॉर्डर के ऊपर? नहीं, लाइन कौन लोग थे? वो लोग कैसे बॉर्डर पर भागने के लिए कौन लोग थे? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? कितना आदमी को अरेस्ट किया? अरे वो कौन लोग थे जो देश छोड़कर भागना चाह रहे थे? यही तो हम लोग पूछ रहे हो, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहे हैं वो लोग, आया कैसे वो लोग, फिर यहाँ से देश का बांग्लादेश जा कैसे रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? हम लोग तो क्वेश्चन वही कर रहे हो, ये लोग आया कैसे था? तुम्हारे डीएम को देता है, तुम्हारे डीएम को टीएमसी का नेता फोन करता है, बोलता है कि भैया एक काम करो, छोड़ दो इस घुसपैठिए को, हमारी सरकार यहाँ पे, और इसका छोड़ दिया, आप लोग ने छोड़ दिया, आप लोग ने छोड़ दिया। कितना साधु संत है आप लोग। डीएसपी ने फोन किया और साधु बीजेपी वाले ने उन लोगों को छोड़ के बोला बांग्लादेश जाओ। देखो मजाक का भी एक लेवल होता है प्रदीप जी, मजाक का भी एक लेवल होता है। बीजेपी ने, ये डीएसपी ने फोन किया बीएसएफ को, बीएसएफ छोड़ दिया। बीजेपी ने फोन किया बीएसएफ को, वो लोग बांग्लादेश
से करण वो कह रहे हैं बंगाल में घुसपैठिया ही नहीं है। अब हो गया ऑडियो बंद, एक एक करके आराम से अंसार रजा भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, एक एक करके। आप लोग सीनियर लोग हैं, एक दूसरे के बीच में बोलने से फायदा कुछ नहीं। देखिए अनुराग जी भी समझ गए अब तो। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। करण, बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। एक तो ये नैरेटिव बनाना बंद करिए। सोमनाथ जी कह रहे हैं बंगाल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं भाई, जीरो घुसपैठिया बंगाल में, घुसपैठ मुक्त बंगाल। क्या बात, डिबेट में हो गया, उतना अच्छा लग रहा है बोलने में, घुसपैठ मुक्त बंगाल। बोलिए करण। देखिए हमारे तहसीन जी ने, अनुराग जी ने, सबने बड़े एक तरीके से कहा कि भाई बीजेपी क्यों नहीं इनको डिपोर्ट कर देती। यस, कर देना चाहिए बीजेपी को डिपोर्ट। वैसे तो मैं मानता हूं बीजेपी को और बेहतर कार्य करना चाहिए, पर मैं जरा एक उदाहरण और दिनांक के साथ मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ठीक है। 19 सितंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है डेपोर्टेशन ऑफ 40,000 इलीगल्स का। ये लोग कोर्ट तक जाते हैं, प्रशांत भूषण कोर्ट तक जाते हैं, बीजेपी इनको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट लेबल करती है। फाइनली आ जाता है ऑर्डर 40,000 घुसपैठियों का डिपोर्टेशन का। कौन धरने पे बैठता है अमन जी? ममता बनर्जी। 19 सितंबर 2017, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये चीज। ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि इनको क्यों इस नजर से देखा जा रहा है, ये कहां जाएंगे? उनके साथ स्वर कौन मिलाते हैं उसी दिन, अगले दिन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते हैं बात तो सही कह रही है दीदी। उसके बाद स्वर कौन मिलाता है? तहसीन जी को बड़ा हैरत होगी जानकर, हैरत होगी या जानते होंगे, अर्धसत्य में माहिर हैं तहसीन जी। उसके बाद स्वर उनसे मिलाते हैं अजय माकन, फिर मिलाते हैं जयराम रमेश। कहते हैं भाई फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे डिपोर्टेशन हो सकता है जब तक सीएम की रजामंदी ना हो। सीएम अगर धरने पे बैठी है 19 सितंबर को तो कुछ तो बात होगी ना। तो ये है इनकी करनी और कथनी में फर्क। 19 सितंबर 2017 का ये वाक्य दर्शाता है, सब एक हो जाते हैं जहां डिपोर्टेशन की बात आती है इन घुसपैठियों की। हाँ, बीजेपी को भी दम लगाना चाहिए, ये मैं मानता हूं जी। दीदी को अभी दीदी ने अभी बोला है कि कोई हाथ लगाकर दिखाए घुसपैठियों को। बांग्लादेशियों का जिक्र था, कोई हाथ लगाकर दिखाए। तहसीन, कांग्रेस पार्टी भी जब निकालने की बात होती है तो विरोध होता है। तहसीन पूनावाला, मैं आपको दिखा दूंगा। सोमनाथ जी मैं आपको दिखाऊंगा जी। शॉर्टेज, हाँ प्लीज प्लीज अमन जी प्लीज, टाइम की शॉर्टेज है, मैं 2 शॉर्ट में बोल देता हूं। टोटल वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है 2216.7 किलोमीटर। इसमें से यूपीए ने बनाया 1231 किलोमीटर को फेंस किया। एनडीए की सरकार ने मात्र 417 किलोमीटर फेंस किया। मैंने लैंड एक्विजिशन बिल का लॉ देखा, अगर 2 बार राज्य की सरकार मना कर दे तो केंद्र की सरकार जमीन ले सकती है। लास्ट चीज, 19 लाख घुसपैठिए तो एनआरसी के बाद आसाम में बैठे हुए, उनको क्यों नहीं निकाला बाहर? वहां पे एनआरसी दोबारा, जहां पर आपको 19 लाख घुसपैठिए मिले, वहां पर क्यों नहीं निकाला बाहर? निकालते हैं तो आप ही लोग छाती पीटते हैं, रोना रोते हैं, वही तो कह रहे हैं करण। उदाहरण का जवाब नहीं दिया। नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोले कोई नहीं जाएगा। जवाब देना चाहूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोले। अंसार रजा आ रहा हूं। हाँ पे बोलिए प्रदीप जी दीजिए जवाब भाई, सारे सवाल आपसे। अमन जी 10 हाँ प्लीज बोलिए। अंसार रजा जी आ रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। आ रहा हूं। हाँ 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ में फेंस से शेयर करता है, जिसमें 1653 ऑलरेडी फेंस है, और जो हमने फेंस करी है यूपीए के समय से 67% ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला बांग्लादेशी नहीं है। ये रहा ये रिपोर्ट 21 नवंबर 2000 की, जब से जाके एसआईआर हुआ है, इलीगल बांग्लादेशी खुद जाके बंगाल को छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया नहीं है तो काहे हकीमपुर बॉर्डर बैठ रहे। तीसरी बात, ममता बनर्जी तो कहती है रोहिंग्या कॉमन सिटीजन है, तो रोहिंग्याओं को भारत के नागरिक के बराबर समझे, उनसे क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, अब एक मिनट। हाँ बोलिए, चलिए सोमनाथ सिंह राव, अब आप बोलिए। एक मिनट, एक करके तहसीन आपको टाइम दूंगा, एक करके। सोमनाथ सिंह रॉय, अमन जी आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी ने बोला है बांग्लादेशी को ऊपर कुछ मत करो, कोई हाथ लगा कर दिखाए। रोहिंग्या, ये बोल रहा है रोहिंग्या का ऊपर हाथ लगा के देखो, रोहिंग्या इंडिया का बंगाल के रहने वाले हैं। एक क्लिप दिखाइए आप, ऐसे आप बोल के चला जाएंगे। उन्होंने बोला स्टेटमेंट है, कोई हाथ लगा कर दिखाए। एक क्लिप, अरे बोला उन्होंने कोई हाथ लगा कर दिखाए। प्रदीप जी, अरे मैं दिखाता हूं आपको। बांग्लादेशी को उन्होंने बोला कोई हाथ लगा कर दिखाए। हाँ, बांग्लादेशी हाथ लगा कर दिखाए। अरे तो निकाल तो बांग्लादेशियों को रहे हैं ना, आप दिखाइए, निकाल रहे हैं। नहीं, ये वर्ड होना चाहिए बांग्लादेशी को टच करके दिखाओ। ये दिखाइए, किसको निकाला जा रहा है? ये दिखाइए। नहीं, सोनाली को क्या किया था? सोनाली को क्या किया था? सोनाली बांग्लादेशी था क्या? सोनाली बांग्लादेशी था क्या? कोई भी बंगाल स्टेट का बात, ममता बनर्जी कहती है बांग्लादेश में
तो फिर आप लोग कैसे ये कर रहे हैं? सोनाली बांग्लादेशी का क्या? सोनाली को common people. We appeal to the United Nations to help Rohingyas. नहीं सोनाली को ये ले प्रदीप जी, भैया, सोनाली ये को लो। ले आया कि नहीं? अरे ये ला, तुम सोनाली अंग्रेजी को में ले पढ़ रहा आया हूँ, कि नहीं? तुम सोनाली भाई अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। सितंबर 15, 2017 सुनो, I quote ममता बनर्जी। अंसार आज़म, I एक support चीज जानिए ममता ऑडियो बनर्जी ठीक है, कहती हो गया, मुझे पता है भाई रोहिंग्याओं को कॉमन पीपल कोई हाथ लगा कर देखा, ये सब स्टेटमेंट है सर, गूगल करिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं आपको पढ़ाना, पढ़कर आया करिए डिबेट में। लेकिन अंसार रजा जी, मेरा सवाल ये है, जो पार्टीज घुसपैठियों को कवर फायर मिलता है, इससे भी क्या तुष्टीकरण होता है, एक वर्ग का वोट मिल जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? रीजन क्या है इनको बचाने का? मुझे ये जानना है। जमीयत उतर रही है मैदान में, तो अब जमीयत अगर मैदान में उतर रही है तो पार्टियां तो इनको बचाएंगी। अंसार रजा जी देखिए अमन जी, मैं बहुत साफ सुथरा बात करने वाला आदमी हूँ। कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में वोट देने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर जमीयत उतर रही, मुझे नहीं पता, जमीयत का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर जमीयत उतर रही है तो आरएसएस से भी आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम तो एक एनजीओ हो बगैर रजिस्ट्रेशन के, तुम क्यों कूद रहे हो? लेकिन मैं एक बात आपसे नहीं जानना चाहता, शाखा नहीं लगा सकते क्या? प्रदीप भंडारी अपना मोबाइल बार बार दिखाते हैं, पता नहीं कितना महंगा मोबाइल है उनके पास। मुझे नहीं पता कितना महंगा मोबाइल लेकर के ये टीवी पे क्यों दिखाते हैं। सुन तो लो, अब मैं सुनो प्रदीप जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सुनो ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो तो सुन, इत्मीनान से सुनो ना। अरे सुनने का आपने ये दिखाया कि जैसे एसआईआर शुरू हुई तो भगदड़ मच गई बॉर्डर पे, भगदड़ मच गई बॉर्डर पे। अरे तो खुदा के वास्ते जो भाग रहे थे वो तो अनलीगल आए थे ना, पकड़ के जेल में डालो ना।